सब लोग साथ बैठ जाएंगे। और कल मैंने आपको चीज़ें पढ़ाई थी विलेन की सांद्रता वाले कंसेप्ट में, और चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं विलेन। ठीक है, कल मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि कोल्ड ड्रिंक में क्या होता है, गैस डिजॉल्व होती है। ठीक है, उसी का एक्सप्लेनेशन है कि कैसे हम उस पर क्वेश्चन करते हैं। उसमें आता है हेनरी का नियम। देखिए, हेनरी लॉज जो है वो दो तरीके से है। अभी समझ लीजिए, मैं टाइम ह्यूमन नोट करेंगे। एक द्रव्यमान के रेस्पेक्ट में है और एक मोल प्रभाज के। ठीक है, पहले हम द्रव्यमान वाला पढ़ेंगे और फिर उसी से मोल प्रभाज का। ठीक है, तो हेनरी ने क्या कहा था, निश्चित ताप पर, उसको लिखते रहिए साथ साथ, निश्चित ताप पर किसी विलायक गैस का द्रव्यमान गैस पर लगाए गए दाब के समानुपाती होता है। यानी मास यानी द्रव्यमान मास समानुपाती होता है किसके, दाब के। और इस पर कांस्टेंट लगा देंगे, तो फॉर्मूला आता है, तो बोलते हैं इस तरह। ये तो द्रव्यमान के संबंध में था। ठीक है, जैसा आप देखते हैं कोल्ड ड्रिंक में CO2 गैस नोट कर लीजिए। चलिए पहले अगर आपसे पूछा जाए कि किसी भी गैस को द्रव में कैसे परिवर्तन करते हैं, कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो हम थोड़ा सा 9th की तरफ चलेंगे। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, उससे और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। नोट कर लिया ना? यस सर। देखिए, हम जानते हैं कि ये 3 अवस्थाएं होती हैं पदार्थ की, एक ठोस, दूसरा होता है द्रव, तीसरा होता है गैस। ठोस में इस तरह से आइटम रखे होते हैं बिल्कुल, द्रव में थोड़े से दूरी पे रखे होते हैं। ये सब आप पढ़ के आए हैं। यस सर। और गैस में एक दूरी है। ठीक है, तो अगर हमें गैस से द्रव बनाना है तो हम क्या करेंगे, अगर मैं इसको दबाऊंगा तो इसकी कुछ स्ट्रक्चर ऐसा हो जाएगी।
ठीक है, यानी अगर हम किसी गैस पर बहुत ज़्यादा दाब लगाएंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, द्रव में कन्वर्ट हो जाएगी। ऐसे ही कोल्ड ड्रिंक की बोतल में क्या होता है, जो CO2 है वो बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर पर उसमें डिज़ोल्व करी जाती है, घोली जाती है। जैसे ही आप बोतल खोलते हैं, कई बार आप बोलते हैं ना कि फटाफट आपने बोतल खोल दी, सारी की सारी बाहर आ जाती है कोल्ड ड्रिंक। वो इसीलिए क्योंकि बाहर प्रेशर कम है और बोतल के अंदर प्रेशर ज़्यादा है। और मैं इसको कॉमन एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ कि जो गैस का हमेशा जो फ्लो होता है या जो गैस बहती है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है। जैसे आजकल आप देखते हैं कि आजकल CNG गाड़ियों का ज़्यादा ट्रेंड है कि सब CNG गाड़ियाँ चल रही हैं। आप में से कोई भी गया हो तो CNG पंप पर वो बोल देते हैं कि कई बार भाई से प्रेशर नहीं आ रहा, ठीक है। तो प्रेशर क्या है कि जो पंप के अंदर जो प्रेशर है और जो आपकी गाड़ी में सिलेंडर लगा हुआ है, अगर पंप का प्रेशर ज़्यादा होगा आपके सिलेंडर से तो गैस आपकी गाड़ी में पड़ेगी, और अगर पंप का प्रेशर कम है, आपके सिलेंडर ज़्यादा है, तो आपकी गाड़ी की जो भी बची कुची गैस है वो भी कौन ले लेगा, पंप ले लेगा, CNG। तो गैस की एक प्रॉपर्टी है कि वो हमेशा हाई प्रेशर से किस तरफ जाएगी, लो प्रेशर की तरफ जाएगी। तो यानी अगर हम किसी भी गैस को अगर हम हाई प्रेशर अप्लाई करेंगे, उस पर बहुत ज़्यादा दाब लगाएंगे, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, द्रव में। और एक प्रॉपर्टी होती है लाइक डिसॉल्व लाइक, जैसे है वैसे ही मिलते हैं। तो किसी अब जब कोई गैस है और गैस और द्रव वैसे नहीं मिलेंगे, जब गैस को हमने क्या कर दिया, द्रव की तरह कर दिया, तो वो द्रव में आसानी से घुल जाती है। ऐसे ही जो कोल्ड ड्रिंक के अंदर जो CO2 है वो डिसॉल्व हो जाती है कब, जब हम उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाते हैं, बहुत ज़्यादा दाब लगाते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। यस सर। तो हैंडीज ने भी ये बात कही कि भाई अगर किसी विलायक में कोई गैस घुल रही है तो वो कैसे, किस पे डिपेंड करेगी, प्रेशर पर डिपेंड करेगी, यानी उसका द्रव्यमान किस पे डिपेंड करेगा, दाब पर, ठीक है। अब इसी को अगर उसने थोड़ा सा मोल फ्रैक्शन के रेस्पेक्ट में समझाया, वो मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। इसको तो नोट करना चाहो कर सकते हो, यहाँ पर दाब लगाने पर ऐसे लिख सकते हैं। इससे थोड़ा सा याद रहेगा कि किसी भी गैस को हम द्रव में कब करते हैं, दाब लगाते हैं, ठीक है। ये आपको समझाने के लिए बताया मैंने कि आपको थोड़ा सा वहाँ से चीज़ें रिलेट कर लो 9 से अपना। ठीक है, अब देखिए, अब आता है हैंडी लॉ मोल प्रवाह के संबंध में। वो पहले क्या था, द्रव्यमान के संबंध में, ठीक है। तो ये क्या कहता है कि निश्चित ताप पर गैस का मोल प्रभाज तो किससे चलाते हैं, उस गैस के आंशिक दाब के समानुपाती
देखिए x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल ठीक है यहाँ पर 5 से 5 इसको एक हटाएंगे कांस्टेंट लगा देंगे दैट इज KH। ये क्या है हेनरी राम। और अगर हमने ग्राफ से देखा इसको तो दोनों एक दूसरे के क्या समानुपाती हैं। हमने ग्राफ बनाया आंशिक दाब और मोल प्रभाव के बीच में। ग्राफ कैसा आएगा बिल्कुल सीधा आएगा। पर एक न्यूमेरिकल में भी समझाऊंगा कैसे क्वेश्चन आते हैं। यानी आपने देखा कि मोल प्रभाव, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है कि मोल प्रभाव किस पे समानुपाती है, उस पर दाब लगाया जा रहा है। यानी अगर आपको किसी भी द्रव के अंदर कोई भी गैस खोलनी है तो आप क्या करेंगे, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे। ठीक है, अगर आपने प्रेशर कम कर दिया तो गैस आसानी से उसमें नहीं। ठीक है, अब देखिए ये लोग कर लिया। अब इस पर कैसे क्वेश्चन आएगा, यानी मोल प्रभाव इसके समानुपाती डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के। मोल प्रभाव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, मोल प्रेशर। तो अब इस क्वेश्चन करेंगे वायुमंडलीय दाब पर 1 लीटर जल में 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर 0.02 ग्राम नाइट्रोजन गैस खुली हुई है। तो इसका हेनरी स्थिरांक क्या होगा? नाइट्रोजन का आपको परमाणु भार रखता है और 3 जीरो, और हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16। ट्राई करना चाहेंगे। अब आप देखिए हेनरी स्थिरांक निकालना है। ठीक है, और आपको पता है कि हेनरी स्थिरांक कब आएगा, मोल हमें मोल प्रभाव पता चल जाए और प्रेशर हमें पता है कि वायुमंडलीय दाब है यानी 1 एटमॉस्फेयर है। वायुमंडलीय दाब का मतलब है 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर है। मोल प्रभाव हमें निकालना है। मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस कराए, तो मैं चाहूँगा ज़रा 2-3 मिनट आप लोग थोड़ा दिमाग की मतलब करो, फिर तो मैं ही सॉल्व करके बताऊँगा। और सॉल्व करने के लिए घर से दूंगा, मैं सिर्फ वैल्यू समझाऊँगा। यहाँ क्या करेंगे, हमें प्रेशर पता है, हमें मोल प्रभाव अगर आ जाए तो हम स्थिरांक निकाल सकते हैं या नहीं? वहाँ पे खोल के जाके देखते हो घर पे? नहीं भाई, ये फिजिकल केमिस्ट्री है, इसमें न्यूमेरिकल्स ही मिलते हैं। ठीक है, जैसे फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स होते हैं। चलिए मैं समझा रहा हूँ, कोई बात नहीं। यानी अब आपका जो सॉल्यूशन है वो समझते चलिए। अब सॉल्व आपको करना है। ठीक है,
हमें से पूछा क्या है बेटा उसने, KH ये पूछा है। P हमें पता है वो कितना है, 1 एटमॉस्फेयर, वायुमंडलीय दाब 1 एटमॉस्फेयर होता है। अब उसने कहा है कि कितनी नाइट्रोजन घुली हुई है, 0.2 ग्राम नाइट्रोजन घुली हुई है। किसमें घुली हुई है, 1 लीटर जल में। तो यानी जो कम है वो क्या है, विलय है, जो ज्यादा है वो क्या है, विलायक। तो विलायक तो ये रहा और विलय हो रहा। तो पहले हम विलय का वो निकालेंगे, मोल कैसे निकालते हैं, द्रव्यमान। मैं मोल प्रभाव नहीं पूछ रहा हूँ, मैं ये पूछ रहा हूँ कि विलय के मूल कैसे निकालेंगे, द्रव्यमान बटे अणुभार। तो हम पहले क्या निकालेंगे, विलय के मोल द्रव्यमान द्रव्यमान कितना है, 0.0। और नाइट्रोजन का एक का कितना है, 14, दो का कितना हो गया, 28। ये तो आपके पास आ गए किसके, विलय के मोल आ गए। ये आ गए नहीं आ गए, आगे आप ही को सॉल्व करना है, मैं तो बस तरीका बता रहा हूँ, कल चेक करूंगा आंसर। अब आते हैं विलायक। विलायक क्या है, विलायक का मास दे रखा है, ये क्या दे रखा है विलायक का, विलायक का आयतन कितना दे रखा है, 1 लीटर। 1 लीटर, वेरी गुड। तो 1 लीटर दे रखा है। और विलायक है क्या, जल। और वाटर की डेंसिटी क्या होती है, घनत्व कितना होता है, 1 ग्राम पर मिलीलीटर। तो मैं इससे विलायक का द्रव्यमान निकाल सकता हूँ। अरे पीछे बहुत सारे सवाल कराए हैं, अगर पन्ने पलटो। विलायक का द्रव्यमान क्या है, आयतन क्या आएगा, आयतन और घनत्व। तो ये कितना आ गया, 1000। 1 लीटर का मतलब 1000 हो गया ना मिलीलीटर। तो यहाँ आ गया विलायक का द्रव्यमान कितना आ गया भाई, विलायक का द्रव्यमान आ गया 1000 ग्राम। अब विलायक क्या है हमारा, जल। तो उसका अनुपात कितना है, 18 होता है ना। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं विलायक के मोल क्या आएंगे, 1018, लगभग 55 पॉइंट कुछ आता है। आप भी को सॉल्व करना है, मैं तो यही कर छोड़ दूँ, पहले इतना नोट कर लूँ। ये तो हमने मोल निकाली है, अब हम क्या निकालेंगे, मोल प्रभाज। हमने पहले क्या काम करा, विलय के मोल निकाले और विलायक के मोल निकाले। पर क्योंकि हमारे जो फॉर्मूला है उसमें मूल प्रभाज की जरूरत है, तो हम पहले विलय का मूल प्रभाज निकालेंगे। ये नोट कर लिया सबने। तो आगे चलते हैं। अब आएगा विलय का मूल प्रभाज।
विलय का मोल प्रभाव कैसे निकलता है? विलय के मोल अपॉन विलय के कुल विलियन के मोल। विलियन के मोल, तो विलियन के मोल में मतलब कुल ही मोल आ गए। तो आपके पास वो कितने हैं? 0.02 अपॉन 28 अपॉन 0.0228 प्लस 1000 और 18। यहाँ से आपका ये किसकी वैल्यू आ गई? मोल प्रभाव आ गया। अब हम अपने फॉर्मूले में चलते हैं। x बराबर क्या होता है? KH इंटू P। हमें क्या निकालना बेटा? KH बराबर क्या जाएगा? x अपॉन P। P की वैल्यू हम जानते हैं, यानी जो ये वैल्यू आएगी वही हमारा आंसर आएगा। तो मैं कल आपसे आंसर पूछूंगा। तरीका समझ में आ गया ना? कि अगर इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो हम कैसे करेंगे? आपने विलय के निकाले बताया कि विलय के मूल से ही, क्योंकि घुल कौन रहा है? वो नाइट्रोजन घुली हुई है ना, नाइट्रोजन की बात कर रहा है, विलायक का तो नहीं बात कर रहा ना। विलायक में तो घुलेगा, जो चीज़ घुल रही है उससे निकलेगा। क्योंकि हेनरी का नियम क्या कहता था कि किसी विलयन में अगर कोई गैस घुल रही है तो उसका मोल प्रभाव, जो चीज़ घुल रही है उसका मोल प्रभाव देखेंगे, विलायक का मोल प्रभाव नहीं देखेंगे। क्लियर हो गया ना? उन्होंने बहुत सही सवाल पूछा कि सर विलायक के क्यों नहीं है? क्योंकि आपकी जो डेफिनेशन है उसमें क्या है कि जो गैस घुल रही है उसका मोल प्रभाव प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो नोट कर लीजिए। क्योंकि अभी मैं कराऊंगा तो टाइम लग जाएगा, क्लास खत्म हो जाएगी। क्वेश्चन में दिमाग में नहीं कर, तो आपको समझ में आ गया कि कैसे मोल प्रभाव और हेनरी के नियम को हम रिलेट करके क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं, थ्योरी। ठीक है, आगे बढ़े। अब आता है वाष्प दाब, वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर क्या होता है समझिए, पहले समझाया था फिर आगे बताएंगे। देखिए एक बर्तन है, हमने एक बर्तन ले लिया जिसमें सिर्फ और सिर्फ हमने पानी लिया, पानी भरा हुआ, ठीक है। और इस बर्तन को हमने पीछे बर्नर लगा दिया, बात है प्रोडक्ट देखो, और इस बर्तन को हमने ढक दिया, ठीक है। अब ये इसकी ऊपर वाली सरफेस है। जैसे ऐसे समझिए आपने एक बर्तन लिया अपने रसोई में, और रसोई में उस बर्तन में आपने पानी लिया, उसको एक प्लेट से ढक दिया। आपसे एक नॉर्मल बात करते हैं, इसको तो समझाई देंगे। एक मैंने बर्तन लिया, खुला बर्तन जिसमें मैंने कहा पानी लेने के लिए गैस पर, एक बर्तन लिया, मैंने कहा बेटे इसको ढक दो, जैसे चाय बनाते हैं। तो किसमें जल्दी पानी खोलेगा, खुले वाले में, ढके वाले में? ढके वाले में ना, क्योंकि जो वो है, आपने थर्मोडायनेमिक्स पिछली क्लास में पढ़ के आए कि उसकी सारी एनर्जी बाहर जा रही है, इधर से नीचे से हीट मिल रही है, ऊपर से वो बाहर जा रही है। मगर जो ढका हुआ होगा उसके क्या होंगे, भाप बनेगी, तो वो भाप किस तरह से आएगी ऊपर, भाप के अणु है। तो ये जो अणु है ये भी इसके सरफेस पर, इसकी सतह पर क्या लगाते हैं, दाब लगाते हैं, उसी को बोलते हैं वाष्प दाब। ठीक है, मान लो हमने किसी विलायक को लिया और कोई विलायक अपनी साम्य अवस्था में आ जाता है, किसके, द्रव और वाष्प। तो वाष्प के अणुओं द्वारा लगाई गई उसकी सतह पर दाब को हम क्या बोलते हैं, वाष्प दाब। समझना है? अब आप डायग्राम से समझ गए होंगे
इसी को हम बोलते हैं वाष्प दाब, वेपर प्रेशर। ठीक है, वेपर प्रेशर। चलिए पहले इसको डेफिनेशन लिखते हैं, फिर इसको डायग्राम का बनाना। पहले डेफिनेशन मैं लिख देता हूँ ऊपर, आप बनाते रहिए और लिखते रहिए। ठीक है, अभी देखो ये बात फैक्ट है कि आप बुक की डेफिनेशन मत याद रखो, जो आपको समझ में आ रहा है वो लिख लो। ठीक है, बुक की रटोगे तो बुक से कभी कुछ नहीं होने वाला, वो तो एक अलग लैंग्वेज होती है। डायग्राम जरूर बना लीजिए, डायग्राम से ज़्यादा याद रहेगा एक बार कि ये रहे ना रहे। ठीक है, कर लिया। यस सर। अब आप देखिए, अब ये आता है कि वाष्प दाब किस किस पर निर्भर करता है, कि कौन कौन से ऐसे कारक हैं जिन पर वाष्प दाब निर्भर करेगा। तो पहला तो हमारे पास वही है कि किसको हम उबाल रहे हैं। भाई जल है वो जल्दी उबलेगा, अल्कोहल है या वो जल्दी उबलेगा, या दूध है वो जल्दी उबलेगा, या कोई और बेंजीन है वो जल्दी उबलेगी। तो इसकी प्रकृति पर नेचर ऑफ विलायक सॉल्वेंट पे डिपेंड करेगा कि एक तो इस पर हो गया और एक टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो क्लियर कर दूँ? यस सर। पहला है विलायक